कैसे लेके आ सकते हैं। आप शेयरिंग नोट्स, लोग होते थे बच्चे, मैं क्यों कॉपी दूंगा अपनी, है अपना लिखो ना तुम। सो दैट इज अगेन वही मैं मेरे अंदर अहम वाली भावना, ब्रेनस्टॉर्मिंग इन अ टीम मीटिंग। आप बच्चों को दीजिए टॉपिक, बोलिए करके दिखाओ इसको, 5 लोग मिलकर करो। प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या है, ऑल द ग्लोरी कम्स टू मी, लाइक इन टेनिस और लाइक इन अदर स्पोर्ट्स। बट जब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेल रहे हैं तो वहां पे भले ही मैन ऑफ द मैच आपको मिला हो, बट जीते आप अकेले नहीं है, टीम जीते, राइट। सो टीम एफर्ट काउंट्स। सो जो गोल कर रहा है वो कई बार कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसने जो पास दिया है क्रूशियल एंड टाइम पे पहुंच के डी के बाहर से, या जिसने कॉर्नर से पास दिया फुटबॉल में, वो सेंटर वाले ने मार दिया गोल। तो पॉइंट ये है कि पास कब दिया और किस समय दिया और किसको दिया, तो गोल के बराबर रिकग्निशन उसको मिलता है। सो इट इज अबाउट कोलैबोरेशन, प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक्टिव लिसनिंग। सो कोलैबोरेशन कभी भी, अगर हमने 7 लोगों की टीम बनाई और 2 लोग बोल रहे हैं और केवल 5 लोग सुन रहे हैं, वो टीम कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि 2 लोग डिक्टेट कर रहे हैं, 5 लोग अच्छा जी हाँ ठीक है सर ठीक है, नहीं। ऑल 7 आर इक्वल, सो दे शुड कम अप विद द आइडियाज। एवरीबडी इज स्पीकिंग एंड एवरीबडी इज लिसनिंग एट देयर रिस्पेक्टिव टर्न्स। तो उसमें 2 लिसनर और बाकी स्पीकर नहीं है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी की, कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड, मच रिक्वायर्ड, क्योंकि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं और हमारा जो आज का सिनेरियो है कॉर्पोरेट का, और जो यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं आज की जनरेशन, उनको बहुत जल्दी इस मोड में आना पड़ेगा कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं ग्रुप में, नेगोशिएशन क्या होता है। एंड लास्ट सी, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। नाउ दिस इज, इट इज अबाउट टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मेरे को सुना जाए। लोग कम्युनिकेशन ये मानते थे कि आप कैसे नहीं सुनेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए आप मेरी बात। नॉट दिस वॉज द ओल्ड स्कूल थॉट कि जहां पे एक जना कह रहा है कि आई हैव कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, दिस इज माई दिस, अब आप मुझे सुनिए साहब, कैसे नहीं सुनेंगे आप। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये अगर आप किसी को बता रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, सुनना ही पड़ेगा, कैसे नहीं सुनोगे। लेकिन कम्युनिकेशन ये नहीं है। कम्युनिकेशन मीन्स जब आप किसी को सुनना चाहते हैं क्योंकि आप उसको समझ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड। जब मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझना है तो मैं ध्यान से सुनूंगा। अगर कहा गया कि बैठ जाइए इनको सुनना है आपको 1 घंटे, विश्वास मानिए 70% लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको कहा गया बैठ जाओ और सुनो इनको। क्यों सुने नहीं पता, हमको क्या फायदा है नहीं पता, बैठा दिया गया सुन रहे हैं। सो कम्युनिकेशन ये सही कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन मीन्स आइडिया इज टू बी ट्रांसफॉर्म, वो जाना चाहिए यहाँ से वहाँ। सो मतलब आप किसी, कोई आपको समझे, इसकी एक क्रक्स है कम्युनिकेशन का, कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं, आप मेरी बात सुनिए और समझिए, तो उसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या मैं समझता हूँ। सो स्पीकर शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑडियंस, देन ही विल बी अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। तो बच्चों को ये बताना कि आपकी बात कब सुनी जाएगी, जब आप टीचर की बात सुनोगे, एज सिंपल एज दैट। जब आप चाहते हो मैं भी बोलूं, मेरी भी बात सुनी जाए, मेरे लिए तालियां बजे, तो फर्स्ट पे अटेंशन टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। तो जब आप सीनियर को सुनते हो तो आप बेटर होते हो। सो टीचर इज योर सीनियर इन द क्लास, सीनियर मोस्ट, तो वो जो शेयर कर रहा है उसको सुनो, उसको समझो, तब आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपको भी प्रेज मिलेगा। सो कम्युनिकेशन इज अबाउट आइडिया जो यहाँ से वहाँ जाए, ट्रांसफॉर्म करे, और वो भी बच्चा भी कह रहा हाँ मैं भी। इंस्पिरेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि भाषण देना, इट्स नॉट अबाउट गिविंग स्पीचेस जो 1 घंटे तक चल रही है, उसके बाद लोग कह रहे हैं अरे यार कब खत्म होगी, कब जाएंगे, कब हमें चाय मिलेगी, अरे यार पका दिया इसने तो। ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन मीन्स अरे यार मैं सुना। अब इफ सपोज यू आर लिसनिंग टू अटल बिहारी वाजपेयी, एनी रिकॉर्डेड स्पीच, आप भी आज यूट्यूब पे जाइए, उनकी स्पीच सुनिए आप पार्लियामेंट में, विश्वास मानिए आप, अगर वो 5 मिनट का है आप नहीं रोकोगे, आप देखोगे उसको 2 मिनट 2.5 मिनट कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यही आप किसी ऐसे लीडर को लाइव, आजकल के बहुत सारे लीडर हैं, आप 1 मिनट नहीं सुनना चाहोगे, अरे बंद करो यार क्या बोल रहे हैं।
सो इट इज अबाउट, क्योंकि वो समझ रहे हैं ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कब समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ऑडियंस को समझा है. सो कम्युनिकेशन इज अ बेसिक नीड, और बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है भाई कि इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन rather than जस्ट सेइंग कि मैं ये कहना चाहता हूँ. आप ये भी देखो कि वो किस मोड में है. तो उनको एक दूसरे की बात सुनना. और एक टीचर ने किसी ने शुरुआत में बोला था पेशेंस, उन्होंने कहा था की थिंग अबाउट टीचर. तो पेशेंस इज अ वर्च्यू जो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए. अगर आपका पेशेंस नहीं है तो अगर आप किसी को सुन नहीं सकते हैं तो फिर आपको कोई सुनेगा नहीं. सो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन जो होना चाहिए. और बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड पीपल इज टू लिसन टू देम. आप किसी को समझना चाहते हैं, किसी के काम को समझना चाहते हैं, किसी की थ्योरी को समझना चाहते हैं, तो आप उसको या तो पढ़ के समझिए या उसको सुन के समझिए. आपको नहीं पता आइंस्टाइन कौन है और आप आइंस्टाइन को समझना चाहते हैं. अब अनफॉर्चुनेटली वो हम उनके एरा में नहीं है तो लाइव तो नहीं सुन सकते, तो आप उनकी थ्योरी को पढ़िए, उनके जो पेपर पब्लिश करें उनको लोग पढ़िए, या उनकी, तो आप समझ जाएंगे वो क्या कर रहे थे उस जमाने में. सो कम्युनिकेशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग रादर देन जस्ट सेइंग रैंडम थिंग्स कि अरे जो मन में आया कह दिया बोल दिया. सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत मज़ेदार स्लाइड इंटरेस्टिंग है. नाउ सी, हम जो ब्रिटिश ने हमें जो सिस्टम दिया, जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, मैकॉले साहब ने या जो भी कहे, उन्होंने हमें सिस्टम दिया. उन्होंने हमको कैसे पढ़ना सिखाया, क्लासरूम में बच्चे को उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस दिया. उन्होंने कहा एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ से. नाउ सी दिस एरो, ऑर्डर इन विच वी आर टॉट. हमको यही वेस्टर्न में सिखाया है कि राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग. और अब आप चले जाइए वैदिक एज में, मतलब एंशिएंट टाइम में चले जाइए, तो प्रोसेस क्या होता था, गुरु शिक्षा कैसे दी जाती है, गुरु कैसे देखता था, राइट. ये करेक्ट ऑर्डर था. और ये स्लाइड कोई वैदिक एज वाली स्लाइड नहीं है, ये एक वेस्टर्न जगह से ली गई स्लाइड है. तो वो भी अब ये मानते हैं करेक्ट ऑर्डर यही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. लिखता कौन था उस जमाने में, भैया जो वेद की रचना करते, लास्ट पॉइंट होता था कि आपकी अब आप लिख रहे हैं उस चीज को, जो लोग पढ़ेंगे आगे. अब आप कहते हैं बच्चा इंटेलिजेंट था, वो लिखे पहले, सबसे पहले लिखे, भले ही समझ में आया हो ना आया हो, भले ही उसे याद हो या ना हो, भले ही वो एग्जाम देने के बाद भूल जाए, लेकिन लिखना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग, बिकॉज यू आर गिविंग मार्क्स, बिकॉज ही इज. अब उसकी कहने का मतलब उसकी इंटेलिजेंस ही वहां पे आकर रुक गई है कि वो कितना अच्छा लिख रहा है. और उसका रिकॉल भले ही पुअर है, उसने 10th एग्जाम दिए, वो कह रहा अब क्या पेपर खत्म हो गया, मुझे नहीं पता. ये हो रहा है आज की डेट में. वो कहते हैं पेपर दे दिया ना, अब मत पूछोगे इनसे, अब हम आगे देखेंगे जो आगे आएगा. कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है उनका कि एग्जाम्स आर ओवर नाउ, खत्म, अब हम नहीं पता क्या हुआ था और क्या लिखा हमने, बिकॉज वो एक खास ऑर्डर में चल रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे कम लेवल पे है और लिख के स्कोर करना है. तो आज पेपर अच्छा हो गया, वेल एंड गुड, खत्म. तो बहुत चीज़ें हैं जो लिसनिंग से कनेक्टेड है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लासरूम टीचिंग. बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यहाँ ये मीडियम है, यूट्यूब पे चले जाओ, ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन है. मेरा ये मानना, मेरी बिलीफ है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू क्लासरूम टीचिंग सिस्टम. एंड द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, अगर आप पानी की बात करें, जैसे हम कहते हैं ना रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म है, तो क्लासरूम टीचिंग इज प्योरेस्ट फॉर्म. बाकी सब एडल्ट्रेटेड है जो चल रहे हैं आज की डेट में, जो पैसा कमाने के लिए हो रहा है, राइट. कोचिंग, ऑनलाइन, ये बैग दे देंगे, टी शर्ट दे देंगे, बच्चे घूम रहे हो टी शर्ट पहन के, उसके बाद वो बर्गर खा रहे हैं, उसके बाद वो ये कर रहे हैं, क्या कोचिंग जा रहे हैं सब, क्या इंजीनियर बनेंगे. और पॉइंट इज दैट बन जाएंगे, हो सकता है 1-2% बन जाएंगे उसमें से भी, लेकिन 98% क्या करेंगे उस कोचिंग करने के बाद उन्हें नहीं पता. एंड द मनी इज गॉन फ्रॉम देयर पॉकेट्स, बिकॉज प्रोसेस है ही नहीं वहाँ पे क्लियर, क्योंकि वहाँ पैसा कमा रहे हैं लोग. तो मेरा मानना है क्लासरूम इज द प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेंशन स्पैन बच्चे का होना चाहिए. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली टीचर्स के ऊपर आती है, क्योंकि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उस ओहदे को लिए हुए हैं जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है. वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशंस इज टीचिंग, राइट फ्रॉम सिंस एजेस. अभी भी उसको कोई बदलाव नहीं है. आज भी हम कहेंगे कि टीचर ही है जो इंजीनियर बना रहा है, डॉक्टर बना रहा है, और नेता बना रहा है और अभिनेता बना रहा है, राइट. सो हमें कहने का मतलब बच्चों को लगता है कि अरे
क्लासरूम में क्या होता है, हम यहाँ देख लेंगे, हम गूगल पे देख लेंगे। उनको एक चीज़ और बताइएगा, मतलब बताएं, आप बता सकते हैं। मेरा ये है कि मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये सोची और उस पर आर्टिकल भी लिखा, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आप सोच के देखिए कि आजकल बच्चे बहुत नॉलेजेबल कहते हैं अपने आप को, हमें बहुत नॉलेज है क्योंकि हमारे पास गूगल है, हमारे पास। आप उनसे पूछ के देखिए कि उनसे एक सवाल पूछिए कि आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो। अगर तुम्हारे घर में न्यूज़पेपर आता है और तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ के तुम क्या हो रहे हो, नॉलेजेबल हो रहे हो कि इन्फॉर्म हो रहे हो। न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फॉर्मेशन, मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर एडिटोरियल को छोड़ दीजिए, एक आध कॉलम्स को छोड़ दीजिए, आप लेस देन 1% पे होगा वो। 98% न्यूज़पेपर क्या काम कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहा है ना वो, कि यहाँ ये हुआ, वहाँ धरती हिली, वहाँ वो गिरा, वहाँ जाम हो गया, वहाँ पे धरना था, ये मौत हो गई उसकी, इन्फॉर्म। और लोगों को आजकल की जनरेशन यही काम गूगल भी कर रहे हैं। तो बच्चे ढूंढ तो नॉलेज रहे हैं और वो पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जो मिसलीडिंग भी है, जो इनकरेक्ट भी है, और वो उसी को नॉलेज मान रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे क्या टीचर बताएगा हर चीज़ तो, और जबकि गूगल एक एल्गोरिथम पे चल रहा है और गूगल ये डिस्क्लेमर देता है कि हम जो भी आप सर्च कर रहे हो गूगल पे, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, हम कभी गारंटी नहीं करते कि वो 100% सही है। ये गूगल डिस्क्लेमर देता है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपके रिजल्ट आए वो पूरे सही है कि हम कभी क्लेम नहीं करते वैसे। बच्चे कहाँ से करेंगे क्रॉस चेक। और मज़े की बात है कि उन्हें क्रॉस चेक करना है, दे विल कम टू द टीचर ओनली ना, और कहाँ जाएंगे चेक करने। सो जो सोर्स है वो टीचर है और क्लासरूम टीचिंग है, रादर देन गूगल एंड यूट्यूब। सो लेट्स क्रिएट सच एनवायरनमेंट जहाँ पे वो सुने। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिफोर गोइंग इनटू एम्पैथी, मल्टीपल इंटेलिजेंस। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर 1983, इनकी बुक है फ्रेम ऑफ माइंड्स, और इन्होंने एक थ्योरी दी कि सिर्फ IQ जरूरी नहीं है सक्सेस के लिए। देयर आर सेवरल अदर क्यूज लाइक EQ, AQ, SQ। मतलब बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो केवल लॉजिकल और रीजनिंग की वजह से नहीं है। देयर आर 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। तो बच्चे यहाँ पे भी स्मार्ट हो सकते हैं, इंटेलिजेंस हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, वो पीपल स्मार्ट हो सकते हैं, वो लिंग्विस्टिक स्मार्ट हो सकते हैं, ये IQ का एरिया है। वो नेचर स्मार्ट हो सकते हैं, विजन के हिसाब से स्मार्ट हो सकते हैं, और सेल्फ स्मार्ट मतलब वो अपने, तो बहुत सारी इंटेलिजेंस है। और जब मैंने इस थ्योरी को करीब 2 साल पहले पढ़ा और इसको डीप किया मैं, क्योंकि आई एम अ साइकोमेट्रिक, मैं असेसमेंट करता हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की, और जो साइकोमेट्रिक है वो इसी पे बेस्ड है कि बच्चा, उसका एक उदाहरण देता हूँ बस यहाँ पे बहुत शॉर्ट में। जो बच्चा इस चीज़ में बहुत स्मार्ट है, मतलब उसका ये इंटेलिजेंस बहुत हाई है, तो इसका सीधा निकलता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, राइट। जो भाई दौड़ भाग बहुत अच्छा लेता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, और वो किसी भी स्पोर्ट में नहीं। लेकिन इसका एक मतलब और भी है, जो बच्चा बॉडीली स्मार्ट है या जो कैनेस्थेटिक जिसका इंटेलिजेंस हाई है, वो पढ़ाई पता कब अच्छी करेगा, जब वो ज़्यादा खेलेगा। और बाकी बच्चे हो सकता है खेल के थक जाए और सो जाए। तो पेरेंट्स, होता क्या था, अरे एग्जाम आ रहे, खेलना मत करो, पढ़ोगे कब। लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनका ये लेवल हाई होता है, उनको खेलने देना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए, जब मैंने बच्चे को चेक करा तो मैंने कहा इनका खेलना बंद मत करिए आप, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि ये खेलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो चल के पढ़ते हैं ऐसे, राइट, उनको याद होता है। हमें नहीं पता था कि ऐसे क्यों याद हो रहा है, वो ऐसे ही होता है जब इनका हाई होता है। तो आप उनको कुर्सी बैठा दिए और उठ जाएंगे थोड़ी देर बाद, और फिर पेरेंट कहते हैं बैठते ही नहीं है, जगह पढ़ेगा कहाँ से, ये तो उठ के भाग जाता है। तो हमें नहीं पता था कि वो क्यों उठ के भाग रहा है। तो जब ये थ्योरी आई तो इससे समय निकल के आया, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि उनका ये बहुत हाई है। ऐसे लोग बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट बनेंगे। आप उनको खाली कमरा दे दिए, तुरंत विजुअलाइज कर लेंगे, यहाँ से ये आएगा, ये गेट आएगा। ये इंटेलिजेंस है, ये बाई चांस नहीं हो रहा कि कोई आर्किटेक्ट बन गया है या उसकी इमेजिनेशन हाई है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो वो अलग अलग तरीके से स्मार्ट हो सकते हैं। उनको केवल यहाँ पे चेक करना ज़रूरी नहीं है कि जब मैथ्स में अच्छा है तो ही स्मार्ट है, अगर वो हिस्ट्री अच्छा कर रहा है तो वो ठीक है, सो है। सो ये एक ओल्ड क्राइटेरिया था कि हम उसको एक तो मल्टीपल मीन्स या सेवरल लिंग्विस्टिक। अगर वो हिंदी इंग्लिश में अच्छा है तो विश्वास मानिए जिस दिन वो फ्रेंच पढ़ेगा वो उतना ही अच्छा करेगा। अगर वो जर्मन पढ़ेगा तो भी अच्छा पढ़ेगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक एक इंटेलिजेंस है।
जब आप लैंग्वेज को एब्जॉर्व कर लेते हैं तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये भी अब NEP में इसका बेस लिया गया है। इसीलिए अब आज के समय में ICSE या बहुत सारे उसमें एक एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चे ने 11th-12th में उसके कॉम्बिनेशन क्या मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स, साइकोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये कॉम्बिनेशन है। 11th-12th की बात कर रहा हूँ लखनऊ के स्कूल में। तो मीन्स ये पहले पॉसिबल नहीं था, मेरे टाइम में नहीं था कि मैथ्स के साथ साइकोलॉजी कभी आप सोच पाए, एक ह्यूमैनिटीज़ का एक एंड और दूसरा साइंस का दूसरा एंड, लेकिन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बच्चा मैथ्स पढ़ना चाहता है। अब उसका भी लॉजिक है कि मैथ्स क्यों पढ़ना चाह रहा है। तो बहुत सारे बच्चे मान लीजिए डिज़ाइन स्कूल में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं एंट्रेंस जब लेते हैं तो कहते हैं 12th आपका मैथ्स होना चाहिए, साइंस ना हो लेकिन मैथ्स एज ए सब्जेक्ट हो। तो पहले क्या था, मैथ्स पढ़नी तो फिजिक्स केमिस्ट्री साथ लेके पढ़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे NEP ने ऐसे ऑप्शन खोल दिए हैं कि आप अकेले मैथ्स भी ले सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको बांधना नहीं चाह रहे हैं कि भाई तू ये 3 एक साथ पढ़ो, ये 3। अब किसी को बायोलॉजी नहीं पढ़नी है लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो बायोटेक्नोलॉजी एज ए सेपरेट सब्जेक्ट आ चुका है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप वो CBZ वाले कॉम्बिनेशन में जाएं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड है, उसमें अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज है। हर कोई डॉक्टर तो नहीं बनेगा भाई, ना इंटरेस्ट है उसका, तो बायोटेक्नोलॉजी लेके कैरियर बना सकता है। तो इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट ओनली लिमिटेड सब्जेक्ट कि भैया वो PCM पढ़ रहा है तो सबसे ब्रिलियंट बनेगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि ब्रिलियंस लैंग्वेज में भी है, ह्यूमैनिटीज में भी है, कॉमर्स में भी है, अकाउंट्स में भी है। वो अलग सेट ऑफ इंटेलिजेंस है। सो वी शुड नॉट जज बाय सेइंग कि वो ये पढ़ रहा है और वो पढ़ रहा है, तो सबकी अलग अलग है। तो म्यूजिकल में साउंड, रिदम। अब मैं आपको एक ऐसे ट्रेनर के बारे में बताता हूँ जो म्यूजिकल बताया। अब वो म्यूजिकल का मतलब उन्होंने कोई ना डिग्री ली है म्यूजिक में, ना वो गाती है, ना वो कोई इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो ट्रेनर है। पता किस चीज़ की ट्रेनर है? वो साउंड हीलिंग करती है। और कैसे करती है? उनके पास अलग अलग बोल्स हैं, इससे लेके इतने बड़े, उसमें वो वाटर फिल करती हैं, उसको टैप करती हैं स्टिक से, और कॉर्पोरेट में जाके काम करती हैं और शी इज अर्निंग हैंडसम अमाउंट। इसको बोलते हैं साउंड थेरेपी, साउंड हीलिंग। तो जिसका इंटेलिजेंस इसमें है तो वो जा सकता है अगर वो साउंड को अंडरस्टैंड कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि खाली वो म्यूजिक एक्टर बनेगा या गायक बनेगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में कि लिंग्विस्टिक, फॉरेन बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस सीख जाए तो आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं आप। उसके लिए खाली IFS करना ज़रूरी नहीं है, हर कोई IFS तो नहीं बनेगा, लेकिन उसके अलावा भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। तो लैंग्वेज स्ट्रांग होल्ड हो सकता है किसी को, तो वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट करें इससे क्या होना है, कहाँ नौकरी मिलेगी। सो अभी चीज़ें ओपन करने की ज़रूरत है कि NEP जो चीज़ें कर रही है कि मतलब आप चॉइस दे रहे हैं, ठीक है तुम इसमें आ सकते हो, इसमें आ जाओ, इसमें आ सकते हो। वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट। एंड सो अब एक चीज़ और भी है, अगर किसी का वर्बल अच्छा है तो वो हमेशा पोइट्री, कहानी के माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझेगा। ये भी हावर्ड गार्डन ने बताया है कि भाई अगर किसी का म्यूजिकल अच्छा है तो वो परफॉर्म करेगा, डांस करेगा, तो वहाँ पे वो बैले करेगा या उस चीज़ को समझेगा। बॉडीली किसी का हाई है तो वो एथलेटिक परफॉर्मेंस, कंपटीशन, मूवीज, एक्सरसाइज। तो जिसका इंटरपर्सनल हाई है तो हमेशा डिस्कशन में, टीम एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ें। तो एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन अ पर्सन। बस खाली हमें पता होना चाहिए कि इसीलिए मिक्स, आज चीज़ें मिक्स आ गई। पहले तरीके एक ही होता था पढ़ाने का, मतलब आप 40 बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा रहे जो आप अडेप्ट कर पाए तो ठीक। अब वो कह रहे हैं कि आप डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग भी आ गई, म्यूजिक भी आ गया, लैंग्वेजेस भी आ गई, एक्टिविटीज़ आ गई, टूर्स आ गए, स्टडी टूर्स करे जा रहे हैं आज की डेट में, हॉट्स के क्वेश्चन आ गए, थिंकिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ कवर करी गई है इसमें। सो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लास्ट सेशन पे आ गए कि इसका जो ज़माना था जिस पे फोकस हमेशा से होता आया है कि बच्चा इंटेलिजेंस कहाँ पे, जब उसका IQ 100 के ऊपर कम से कम है। सो अभी हावर्ड गार्डनर ने और बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके बताया कि भाई इसको आप नहीं संभाल पाएंगे, नॉट एबल टू मैनेज दिस इफ योर दिस इज वीक। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब ने कोटा शहर के बारे में सुना होगा। किस चीज़ के बारे में फेमस है कोटा?
इट इज अबाउट प्रिपरेशन। कहते हैं कि वहाँ फैक्ट्री मतलब एक इस तरह कोचिंग इंडस्ट्री बूम पे है, और केवल दो ही चीज़ों के बारे में है, इंजीनियरिंग और डॉक्टर, मतलब नीट प्रिपरेशन और IIT JEE। पिछले कुछ सालों से वो एक चीज़ के बारे में और फेमस होता जा रहा है, विच इज़ नॉट वेरी आप सब जानते हैं इसके बारे में। मैं उसको पर्सनल लेवल पे ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारा डेटा है मेरे पास, तो मैं आपको छोटा डेटा शेयर करता हूँ। इन ईयर 2023 65 सुसाइड केसेस हुए सिर्फ कोटा में, 65 जी सर। और सिर्फ इस बारे में केवल, आप समझ लीजिए, पूरे कोटा के उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोटा में केवल कोचिंग से रिलेटेड जो नंबर ऑफ सुसाइड इन 2023 was 65, इन 2024 23 हो चुके हैं ऑलरेडी। ये जुलाई तक का डेटा बता रहा हूँ, अगस्त सितंबर का नहीं है मेरे पास, सिर्फ जुलाई तक 23 हो गए हैं। ये किस तरह का प्रिपरेशन करा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि ये बिगड़ गया है कि बेटा कैसे नहीं बनेगा। एक हम लोग बोलते थे इंग्लिश में, बाय हुक और क्रुक तुम्हें करना पड़ेगा। तो जब हुक और क्रुक में जाएंगे ना, ये सर ऐसे ही होता है, किसी दिन भी फ्यूज उड़ जाता है कि वो लाइन जो है वो 5 एम्पियर की है और आपने दौड़ा दिया उसमें करंट 25 एम्पियर का, तो कहीं से भी धुआं उठा और गई लाइन गई, राइट। लाइन तो रिपेयर हो जाती है ना सर, घर में शॉर्ट सर्किट हो। आप सोचिए वो 64 घर, क्या वो रिपेयरेबल लॉस है? लाइफ लॉन्ग डेंट खत्म, अब आप उस सदमे से कभी नहीं निकल पाएंगे। सो पॉइंट इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस विद इमोशंस। वी शुड नॉट ओवर पावर आर इमोशंस विद इंटेलिजेंस कि भाई कैसे नहीं बनोगे, बनना पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर्स हैं, प्रेशर होना, आई एम नॉट सेइंग कि प्रेशर हटा लीजिए आप, प्रेशर इज रिक्वायर्ड, नहीं तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे और फिर एग्जाम क्यों देंगे, राइट। प्रेशर इज रिक्वायर्ड बट कंट्रोल करके। जैसे आप 4 व्हीलर जब ड्राइव करते हैं या 2 व्हीलर, तो आप एक प्रेशर देते हैं ना कहीं पे, तभी तो गाड़ी एक्सीलरेट होती है। लेकिन अगर वो कंट्रोल ना करें, आप पैडल से पैर ना हटाएं, बढ़ाते ही चले जाएं, तो एंड रिजल्ट कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी, जो एक्सीडेंट वैसे भी हो रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट आपका प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो गया, आपको कभी ना कभी पैर हटाना पड़ेगा, कभी ना कभी उसको रिलीज भी करना है प्रेशर को। हमेशा बढ़ाते जाएंगे तो क्रैश हो सकता है। सो दैट इज EQ इज इम्पोर्टेंट, और इस पे NEP ने बात करी है और इस पे कहा गया है कि वी शुड डेवलप द सिनेरियो जहाँ पे वो इमोशनली भी स्ट्रांग हो, वो कोलैबोरेट करें, वो कम्युनिकेट करें। दे शुड नॉट कीप इनसाइड, अपने चीज़ें रखे हुए हैं अपने अंदर, दुखी भी हैं तो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें डर है कि हम शेयर करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी या हमारा मजाक उड़ेगा, राइट। सो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो अभी मुझे सिर्फ, विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 दिन पहले मिला है, क्योंकि मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ। मेरे वीडियोस को ऐसा नहीं है जो कहीं और से आ रहे हैं, सिंपली फ्रॉम यूट्यूब, मेरा सोर्स यूट्यूब है, या जो ट्रेनर मेरे साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखिए आप, इतना खूबसूरत वीडियो है, जस्ट सी दिस मूवी। I have a lot of memories from when I was a child. One that's always stuck out to me though was when I was about 10 years old and I was in school and I struggled. And I didn't struggle with English, math, or science. I struggled holding still. And I would try to listen and focus and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there and then I would just start tapping. And the students in the class would look at me and they'd say, "Hey, stop tapping." A lot of the time, I didn't even realize I was doing it. And then eventually when the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, "Clint, you have to stop tapping." It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. And he said to me, "Kim, when you go back to class, just try sitting on your hands." So I did. I went back to class and when I felt myself starting to tap, I did this. I sat up on my hands. And that worked for about 5 seconds. One time I was tapping in class and my teacher, Mr. Jensen, he looked at me and he yelled. And he said, "Clint, stay after class." And I thought to myself, this is it. I am done. Now, I've always been the type of person that believes that a single moment in time can change a person's life. And
And this was one of those moments for me that I will never forget. So I was sitting there with Mr. Jensen and an empty classroom. And he walked past me and he sat next to his desk and he said, "Clint, come here. I want to talk to you." And as he looked me right in the eye, he said, "No, I need you to know something, you're not in trouble. But I do have just one question that I have to ask you." And he asked, he said, "Have you ever thought about playing the drums?" And in that moment, Mr. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in and he pulled out my very first pair of drumsticks. And he held them in his hands and he looked at me and he said, "Hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer." From that moment on, I've never put those sticks down. I've toured, recorded, played drums all over the world. My whole college education was paid for with drumsticks in my hand. Just because of a single moment in time when somebody believed in me. And he saw something in me that I didn't even see within myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best for the world. The best picture, ये real है MK Jensen और ये real drama. So these are real stories. What a fantastic example. वो बच्चे को हर जगह डांट रहा है कि भाई तू इंडिया क्यों नहीं बंद करता है, क्लास डिस्टर्ब। प्रिंसिपल ने यहाँ तक बोला कि ऐसे हाथ करके बैठो तो तुम इसको रोक पाओगे, लेकिन एक टीचर ऐसा कह रहा भाई रोकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चैनलाइज करो इसको। तो वो चैनल क्या था? क्या तुमने कभी ड्रम बजाया है? उस टेंडर एज में उसको एक रास्ता मिला। और आज की डेट में इनको एमी अवार्ड, बहुत फेमस अवार्ड है, म्यूजिक अवार्ड। सो ही इज एमी अवार्ड विनर। अगेन देखिए मेरे जो वीडियो हैं, चाहे वो साकिब शेख हो, उसको आप सर्च करिए, क्लिंट पुलवर हैं, इनको आप सर्च करिए, लिंक्डइन, गूगल में हर जगह मिलेंगे। और एमी अवार्ड विनर है। नाउ ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, क्योंकि एक टीचर ने उस एज में उसके हाथ में जो 2 स्टिक दी, उसने उसका लाइफ बदल दी। क्योंकि हर समय क्लास में वो टैप करता रहता था, जो डिस्टर्बिंग था। नाउ दैट इज व्हाट, जो परेश का मैंने एग्जांपल दिया, माय क्लासमेट, कि उसको क्लास से बाहर निकल के डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत सवाल पूछ रहा है। शायद वो सवाल पूछना उसको आईआईटी में लेके गया। उसका वो इंक्विजिटिव नेचर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो 12th क्लास के लिए शायद हाई थी, उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं थी, लेकिन वो उस वजह से आईआईटी गया, मास्टर्स करा उसने बाहर में जाके, और वो ही इज हैप्पीली बीइंग अ इंजीनियर, नॉट बर्डन्ड बाय द इंजीनियर कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, बहुत काम करना पड़ता है, राइट, छुट्टी नहीं मिलती है, अरे मंडे आ जाता है। सो ये भी एक क्राइटेरिया है नौकरी करने का, राइट। और एक ये है कि अरे यार अब कब पहुंचूंगा, कब ये चीज़ करूंगा, राइट। सो दैट इज बिकॉज व्हेन यू चैनलाइज, तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वीडियोज वेयर अ चाइल्ड्स एनर्जी जो लग रहा था डिस्ट्रक्टिव है, उसको चैनलाइज कर दिया एक टीचर ने, और उसको एक राह दिखा दी कि बेटा क्लास में तुम कुछ मत करो, तुम जाओ म्यूजिक में, इसको बजाओ इस तरह से। और ये कोई गारंटी नहीं थी, उस टीचर नहीं सोचा था कि वो एमी अवार्ड जीत लेगा या वो इतना बड़ा ड्रम, किसी को नहीं पता था उस टेंडर एज में। लेकिन यही बात है ना कि आप जब बिना जाने, उसको एक मौका तो मिला, एंड दैट वन चांस कैन चेंज योर होल पाथ फॉर एवर। एंड नाउ इज अ बिग शॉट ड्रमर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दैट इज व्हाट द न्यू एज टीचिंग इज, दैट इज व्हाट 21st century teaching is all about. It's not about restricting a child. It is just opening new ways, a new path, नई दिशा दिखाने की बात है। So I think this is, और ये अब कब होगा? Now we're coming to towards the end of our session. ये कब होगा? ये तब होगा जब आप EI के एक चीज पे सबसे ज्यादा काम करेंगे, and that is this is my last thing for my session, that is teaching children about empathy, not sympathy, mind it, not sympathy. So there's poles apart. अगर एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, empathy and sympathy. They are like sisters only. जब हम उनके वर्ड्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर, लेकिन they are not similar. They are poles apart. So we should not
क्रिएट सिंपैथी इन द क्लासरूम. अरे बेचारा कितना पढ़ता है बेचारा, फिर भी नंबर नहीं आते इसके, बेचारा फेल हो गया, राइट? इवन आई हैव सीन पेरेंट्स सिंपैथाइजिंग विद देयर ओन चिल्ड्रन. बेचारा देखो ये तो अच्छा कर लेता है, ये एटलीस्ट डोंट सिंपैथाइज विद योर चाइल्ड. एम्पैथी इज द राइट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड स्टूडेंट. सो उसके साथ एम्पैथी. नाउ व्हाट इज एम्पैथी? So what is empathy? So any मतलब random thought कि ये sympathy से कैसे अलग है? Sympathy means सहानुभूति, right? सहानुभूति एक natural emotion है जो हम व्यक्त करते हैं. किसी को तकलीफ में देखते हैं या बीमार देखते हैं या कोई तकलीफ में है, किसी का कुछ लॉस हो गया, so we sympathize. उसमें कोई बुराई नहीं है. I'm not against sympathy, but in certain situations it is not required, like in classroom, like at home, in close relationships. Now teacher student is a close relationship, so it is not. So what is empathy? How it differs from sympathy? जब उस चीज से हमको रिलेट होते हैं. हाँ, हम खुद रिलेट होते हैं, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, हम खुद रिलेट हो रहे हैं. सो सिंपैथी इज अबाउट व्हेन वी सी समवन इन ट्रबल एंड वी रियलाइज अच्छा ये बहुत मुश्किल में है, ओह बड़ी मुश्किल में है, कोई मदद कर देगा इसकी, चलो अभी तो मैं निकल, कोई ना कोई तो कर देगा इसमें. वी आर पासिंग बाय ऑन अ स्ट्रीट एंड समवन इज हिट बाय अ व्हीकल एंड वी स्टॉप. ठीक है, आ जाएगी एम्बुलेंस, कोई ना कोई, चलो अभी मैं लेट हो रहा हूँ. सो आई एम नॉट सेइंग कि ईच एंड एवरीबडी विल डू, लेकिन एटलीस्ट इफ वी आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट. जब आपने कहा कि हम कैसा सोच रहे हैं, उस पेन को फील करते हैं. हाँ, तो फील मतलब जैसे आप उस जगह पे अपने आप को लेके आए या अपने किसी नियर एंड डियर वन को रखा आपने, देन द पर्सपेक्टिव चेंजेस. फिर आप वहां से नहीं निकल पाएंगे. एंड दैट इज व्हाट एम्पैथी इज ऑल अबाउट. इट्स नॉट अबाउट शोइंग पिटी. इट इज अबाउट रियलाइजेशन दैट इन प्लेस ऑफ दिस पर्सन मे बी somebody from our home, somebody from our... So अगर वो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, so we all are at some point of time, maybe in present or in future, will be parents. Some of us at present हम parent हैं और कुछ in future होंगे. So we should realize that this is not just problem of one student, it can be of any student. हमारे बच्चों के साथ तो अगर हम वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे तो we should not leave anyone in this. So empathy is a very strong emotion. अब एक तो बात हुई टीचर स्टूडेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट शुड एम्पैथाइज. वो कनेक्ट उनके साथ भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम सुपीरियर, जहाँ पे जो ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है. तो अगर वहाँ से शुरू होगा तो वो पास ऑन होगा, और वो होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम लोगों का लोग डिविएट हो रहे हैं. मैक्सिमम लोग इसीलिए हो रहे हैं कि इट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज़ हिज प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम. तो व्हाई शुड आई, मैं क्यों जाऊँ इसके अंदर? यार मेरी अपनी प्रॉब्लम कम है क्या, मैं क्यों जाऊँ? या मेरे में तो कोई नहीं आया तो मैं क्यों जाऊँ? सो ये जो अप्रोच है ये चीज़ों को और अलग करती जा रही है. तो मुझे लगता है बाकी जगह के लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. हम सारे ये हम नहीं कह रहे कि शहर को ठीक करना है, एटलीस्ट इन आवर एरिया. सो इफ आई एम गिविंग ट्रेनिंग और इफ आई एम डूइंग सर्टन सेशन, सो आई शुड टॉक एम्पैथी बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग एम्पैथी. तो जब से मुझे इसके बारे में पता चला, ऐसा नहीं मुझे हमेशा से पता था. तो ट्रेनिंग करते हुए 10-12 साल हो गए थे, लेकिन एम्पैथी के बारे में मुझे अभी 2020 के आसपास, जब लॉकडाउन लगा था और मैं बहुत सारी चीज़ें घर पे बैठा था, काम नहीं था, तो मैं पढ़ रहा था और तब मुझे इसके बारे में पता चला. और इसके बारे में कहाँ से पता चला? एक बुक है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस. उसके राइटर हैं डैनियल गोलमैन. इनको फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है. तो उनकी बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि पावर ऑफ एम्पैथी क्या है, चीज़ें कैसे बदल जाती हैं. जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले आगे बढ़ते हो, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम कहीं और पे है तो हमें लगता है ठीक है, हम जाएंगे, अरे चिंता मत करो सब ठीक हो जाए, कोई ना कोई अरे कंप्लेंट कर दो ठीक हो जाएगा. लेकिन इन आवर प्लेस हम उसको वहीं पे नहीं छोड़ेंगे, हम एक्शन. सो डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी इज एक्शन.
So a teacher should be action oriented rather than leaving everything up to God और अरे सब ठीक हो जाएगा, चलो मेहनत करते रहो. कई बार हम यही बोलते हैं, अरे बेटा मेहनत और मेहनत करो और मेहनत हो जाएगा, कर लोगे तुम, प्रैक्टिस और बढ़ा दो थोड़ी. अभी कितना कर रहे हो, 2 घंटे, अरे 3 घंटे करो, आ जाएगा. अगर 3 पे नहीं हुआ तो मे बी 4 आवर्स. पॉइंट इज दैट कि क्या एक तरीका हो सकता है कि जब वो 2 से 2.5 घंटे में जाके उसको अचीव कर लें. सो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, अब ये क्यों होगा इसका भी एक रीजन है. व्हेन आई वाज स्टडीइंग मैथ्स, माय टीचर, वन ऑफ माय टीचर वाज मैथ्स टीचर. इन्होंने मुझे 10th तक पढ़ाया और 11th-12th में नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने ज़बरदस्ती उनसे 11th-12th में पढ़ा. क्यों पढ़ा? क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड थे. सो उनका क्वालिटी ये थी कि वो एम्पैथाइज, मतलब उनको समझ में आता था कि इस लेवल बच्चों की प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि वो भी अटके होंगे कभी. तो उन्होंने रियलाइज करा, वो कहते थे ठीक है अटक रहे हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है. और वहां पे कुछ टीचर बोलते थे, है इतनी छोटी चीज पे अकल ही नहीं तुम लोगों में, यहाँ पे कोई रुकता है क्या, इतनी छोटी गलती करता है कोई. तो वहां पे मैं लगता था अरे यार इतनी छोटी गलती कर रहे हैं, यानी हमारा लेवल कितना नीचे है. और उन्होंने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. उन्होंने कहा अरे बड़े बड़े टीचर से हो जाती है कई बार, तो हमारा कॉन्फिडेंस कभी नीचे नहीं जाता था. तो हमने उनसे ज़बरदस्ती पढ़ा 11th-12th में. उनका ग्रेड नहीं था तो हम ज़बरदस्ती आउट ऑफ द वे जाके ट्यूशन पढ़ते थे उनसे 11th-12th की, बिकॉज उनका था कि मैं करेक्टिव मेजर दूंगा. मैं खाली ये नहीं कहूँगा बेटा कर ले, मेहनत कर ले, 4 घंटे कर ले. मैं तरीका बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो तरीका पता है, मुझे किसी ने बताया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. सो इफ योर प्रॉब्लम इज नॉट ओनली योर्स, देन यू कैन हेल्प समवन. तो टीचर के साथ, टीचिंग प्रोफेशन में या किसी भी और प्रोफेशन में, आई एम नॉट सेइंग इट इज ओनली एप्लीकेबल टू टीचिंग, बट एम्पैथी इज वन इमोशन वेयर यू कैन कनेक्ट बेटर विद योर कोलीग्स और विद योर क्लासमेट्स, और एटलीस्ट आप रूड नहीं होते हो कई बार. क्या चलो भी हटो यहाँ से, परेशान करते तुम लोग. या मान लीजिए आप 11th-12th पढ़ाते हैं, कोई 6th का बच्चा, अरे भाई ये मैं पढ़ाता हूँ क्या, अपने क्लास और टीचर्स पता करो, मैं पता. सो मीन्स यू 11th-12th एंड 6th देयर इज अ गैप. बट पॉइंट इज दैट अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आप वो सब पढ़ के आए हो, राइट. सो कई बार आई एम नॉट सेइंग कि मतलब इट इज, बट इट इज इमोशन ओनली दैट वी शुड नॉट. अगर हमारे पास समय नहीं भी है तो विल गिव, ठीक है चलो बेटा अभी टाइम नहीं है, आई विल गेट बैक टू यू, या तो मुझे इस समय के बाद मिलना या मुझे इस समय मिलना, आई देखता हूँ मैं हेल्प कर पाऊंगा. सो दैट इज वॉट वी शुड नॉट create certain distance between people. So empathy is the ability to understand where other person's feeling, experience, emotion. It is a broad concept जिसमें बहुत सारे reactions आ जाते हैं, और इसमें कहा गया है कि building block of morality, मतलब यहीं से हम सही मायनों में सहयोग की भावना से हम कहते हैं चरित्र का निर्माण एक बड़े लेवल पे, कि हम किसी को मदद करेंगे या नहीं करेंगे, हम किसी को हेल्प करेंगे, हम गंदगी करेंगे या नहीं करेंगे, हम कूड़ा फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, हम रोकेंगे किसी को नहीं रोकेंगे. इट इज़ ऑल कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को बड़े लेवल पे देख रहे हैं, और हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमसे मतलब नहीं है तो हम नहीं आएंगे. इसका क्लासरूम में यू हैव अ बेटर एंगेजमेंट, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड लेस एग्रेशन. आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों में एग्रेशन का लेवल बहुत हाई है. ये फिजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और मतलब उनकी जो साइकोलॉजी है कि हम क्यों इतना सुने, क्यों इतना बोल रहे हो, तो हम तुरंत जवाब देंगे, तो जवाब तुरंत आ जाता है, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं. तो ये जब आप एम्पैथाइज करते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं, सुनना भी ज़रूरी है, तुरंत जवाब मत दो, दूसरे को सुनो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है वो कहना, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट फिनिश द पार्ट ऑफ लिसनिंग, देन कम टू स्पीकिंग. तो अभी लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, अरे छोड़ो यार तुम मेरी सुनो, क्या तुम बोल रहे हो, अरे छोड़ो पहले मेरी. एवरीबडी वांट्स टू कट ऑफ अनदर पर्सन, अरे मेरी सुनो पहले. जिसको आप कट ऑफ कर रहे हो वो नहीं सुनेगा फिर आप, क्योंकि आपने उसको कट ऑफ कर दिया. तो उसकी बात भी सुनिए, एम्पैथाइज, कि मुझे कोई काटेगा तो कैसे बुरा लगेगा. सपोज योर ग्रैंड पेरेंट इज सेइंग बेटा एक मिनट सुनो, अरे भाई अभी ऑफिस शाम को, भाई अभी नहीं है, अभी मैं जल्दी हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ. अगर आप सिर्फ 1 मिनट स्पेंड करोगे और उनकी बात सुन लोगे, और आप सो विल नॉट बी लेट. पॉइंट इज दैट कि आपको लगता है कि अभी ज़रूरी नहीं है, बाद में सुन लेंगे, लेकिन जब आपको कोई 1 मिनट नहीं सुनता है, जस्ट थिंक अबाउट इट.
how disrespectful is. किसी को मना कर देना या ना सुनना, निकल जाना. So empathy is one we should start giving. थोड़ा सा बच्चों को देना शुरू करें, not as a theory but in act and behavior. उनको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दें और जिससे उनका एंगेजमेंट बेटर होगा. और लास्ट वीडियो फ्रॉम आवर सेशन एंड इसके साथ हम अपना जो सेशन है वो ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे. दिस इज द अनदर वीडियो जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और वो क्यों है वो आप खुद देखिए. ये वीडियो वैसे तो लैंग्वेज इसकी बंगाली है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हाई ऑन EQ. ये वीडियो इज अबाउट EQ एंड एम्पैथी. और इसका बैकग्राउंड ये है कि एक बच्चे का बर्थडे है आज और उसका फादर जो है उसे एक पेट दिलाने जा रहा है. ठीक है, तो क्या होता है उस प्रोसेस में, जस्ट सी दिस वीडियो. বাবু শেষমেশ ম্যাডাম রাজি হলো বলো? হতে হবে, আজ আমার বার্থডে বলে কথা। কি জগি দেবে ঠিক করেছো? না, এখনো কিছু ঠিক করি না, দেখি না কি বলা যায় এখানে। বলো তোমার কোনটা পছন্দ? স্পোর্টিং বুক থেকে নিতে পারবো অথবা টয় বুক থেকে. যদি স্পোর্টিং বুক থেকে নাও তাহলে ল্যাব্রেটে, টয় বুক থেকে নিলে পোমেরিয়ান বা বাঘ, এটা হাস্কি, এটা নিতে পারো. আর ওইগুলোর নাম কি আঙ্কেল? এটা হাউন্ড রুবে বিগল প্রাইস? প্রাইস নিয়ে তুমি কথা বলবে, বাড়ি বড় না কিনে. চিন্তা নেই আঙ্কেল, আই উইল ম্যানেজ। ওকে, বিগল তুমি পাবে অ্যারাউন্ড 25K, শিজু 35 আর পাগ অ্যারাউন্ড 18. আর ওকে ওখানে আলাদা করে রেখেছেন কেন? আনছেন না কেন? তোমার একটা প্রবলেম আছে, কি প্রবলেম? ও পাটা ঠিক ফাংশন করে না, এটা ডিফেক্টিভ আছে. ও তাও একবার আনুন না আঙ্কেল। কেন বলছো? ওকে ছাড়ো, বাকিটা দেখো একদম শো করে দেখুন. না, আমি ওকে একবার দেখতে চাই, প্লিজ আঙ্কেল একবার আনুন। এখন এসো. এই যে. আমি এটাই নেব। এটা বললাম না যে ওর একটু ডিফেক্ট আছে পায়, তো এই জন্য বুঝতে বাড়ি বড় করার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম. এটার জন্য বাড়ির কাগজ লাগবে না, আই ক্যান ডিল উইথ দিস। আমি এটাই নেব। প্রাইসটা বলুন। ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিকেলে যখন প্রাইস বলেছিলাম 25,000, এটা তুমি ডিসকাউন্টে পাবে 8,000. কেন? কিসের ডিসকাউন্ট? ওই যে বললাম না ডিফেক্টিভ. ডিফেক্টিভ নয় আঙ্কেল, স্পেশালি এবেলড। স্পেশালি আমি এটাই নেব, আর পুরো দাম দিয়ে নিন। না হলে আঙ্কেল আমি কোনোটাই নেব না। আজ থেকে তোর নাম বন্ধু, আমরা সবসময় একসাথে থাকবো। কি থাকবি তো? শোনো, কিছু মনে করো না, এইরকম একটা পাপিকে তুমি নিলে মানে
তুমি তো সিম্প্যাথি দেখে নিচ্ছ, কিন্তু তুমি তো এই 8,000 পেতে পারতে, তাছাড়া 25,000 দিচ্ছ, বোকা হয়ে গেল না? ভাই sympathy নয় আঙ্কেল, empathy. I understand how you feel is sympathy. And I feel how you feel is empathy. আমার বন্ধু। So how was the video? So, Now, very quickly, I have n number of videos on empathy. So मुझे सीधा सवाल ये पूछना है, how it is related to you as a classroom, in the classroom teaching, or as a teacher, or any thought on this video? या सबसे अच्छी बात क्या लगी इस वीडियो की? Any learning from this video? It is about empathy, but what is the highlight of this video या इसका जो आपको लगा कि संदेश या कोई चीज़ important लगी? Anything about this video? Random, आप कुछ can share वो जो करना? लास्ट में लैग वाला आया Right. बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो शोज की वो ट्रू सेंस में एम्पैथी वहीं पे पता चली हाँ। कि ये वीडियो एम्पैथी के बारे में है। जब उसने बताया कि मैं इस पपी को क्यों ले रहा हूँ, तो राइट, तो यहाँ पे एक चीज तो ये आ गई कि उस बच्चे ने फील कर लिया था और तभी वो जिद कर रहा था कि मैं इस पपी को लूंगा। सर उसकी वैल्यू जो लगाया गया कि 8K था 45K, हाँ, वो भी important वो भी उसने नहीं एक्सेप्ट करा। राइट, उसने कहा मैं 8 में क्यों लूँ, आप क्यों डिस्काउंट दे रहे हो? तो उसने डिस्काउंट लेने से ही मना कर दिया। नाउ दिस इज वेरी हाई लेवल ऑफ एम्पैथी। जब कोई चीज आपको कम दाम में मिल रही है बिकॉज ऑफ सर्टन डिसएडवांटेज, तो आप उस डिसएडवांटेज को मना कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, और आप बोलो नहीं नहीं, इसका प्राइस अगर 25K है, मैं उसी में खरीदूंगा इसे। सो व्हाट, हाउ इट इज रिलेटेड टू टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग? ये वीडियो क्योंकि मैंने रैंडमली नहीं चूज करा है, ये वीडियो बहुत सोच समझ के चूज करा है। और क्यों चूज करा? क्योंकि दिमाग में कोई चीज आ गई मेरे, और तब मैंने ये वीडियो इस मतलब टीचिंग सेशन के लिए रखा हुआ है। राइट, नहीं करना। अगर हमारा एक्सपीरियंस नॉट सो गुड है तो एक्चुअली वी शुड नॉट लर्न बैड थिंग्स फ्रॉम आवर पास्ट, है ना? अरे वो तो ऐसे ही होता है, वो मार, यही सही तरीका है सिखाने का। सो डोंट टेक इट कि मतलब जो उस समय होता था वो केवल वही चीजें पकड़ लें और आप कहने डंडी उठा लो, या कोई जो है किसी टीचर कोई बहुत चॉकलेट बांट रहा है तो आपने यही प्रैक्टिस। सो इट इज नॉट टेकिंग द ओनली सेलेक्टिव थिंग्स कि आपको लग रहा है, इट इज अबाउट द करेक्ट अप्रोच। जब किसी ने आपको मदद करी तो शायद आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी। व्हेन माय टीचर हेल्प मी इन मैथमेटिक्स, और वो एक रीजन था कि मैं 12th तक मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड की आसान नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती है। जब आपको स्टैटिक्स डायनेमिक्स जैसे पेपर करने पड़ते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होता था, लेकिन उन्होंने आसान बनाया एक टीचर ने आउट ऑफ द वे जाके, जबकि उनको 11th 12th नहीं पढ़ाना था स्कूल में, उनका ग्रेड नहीं था, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं ट्यूशन में। और वो कैसे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पहले वो चीज़ को प्रिपेयर करते थे, वो हफ्ते में 3 दिन पढ़ाते थे हमें, क्योंकि 3 दिन पहले वो प्रिपेयर कर रहे होते थे। तो एक ऑनेस्टी देखिए टीचर की, वो कह रहा है मैं 6 दिन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा टच नहीं है उतना, मैं तो 9-10 तक ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 20 सालों से। हाँ, MSc मैथमेटिक्स है तो उन्होंने पढ़ा तो सब है। सो पॉइंट इज दैट कि जब वो आउट, तो अब मैं अगर आउट ऑफ वे जा रहा है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो एग्जाम्पल है। तो अगर मुझे एम्पैथाइज करना है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास वो रोल मॉडल है। उस बच्चे के पास ये रोल मॉडल कहाँ से आया? वो उसके पेरेंट्स थे यहाँ पे। उसके पेरेंट ने उसे क्रेडिट कार्ड दे दिया कि बेटा जाओ, तुम्हें जो खरीदना खरीद लो। नाउ सी द हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑफ अ पेरेंट। और उस बच्चे का देखिए लेवल कि वो कह रहा नहीं नहीं, मेरे पास पावर है लेकिन मैं मिसयूज नहीं करूंगा, तो जो सही है मैं वो करूंगा।
अब एक चीज और देखिए, बच्चे की सोच कहां तक जा रही है। वो कह रहा है कि इस पपी को मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, किसी ने पिक नहीं करा, ऑब्वियसली कौन पिक करेगा उसको, मेरे बाद भी बहुत लोग आएंगे, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। तो अगर मैं इसको पिक नहीं करता हूं तो कोई भी पिक नहीं करेगा। सो इट इज माई ड्यूटी, मेरा सबसे पहले मेरा राइट है कि मैं इसको पिक करूं। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्पैथी। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने क्यों नहीं करा या मेरे बाद वाले, मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा। यस, वो कह रहा जब इसके बावजूद मेरे पास सारी फैसिलिटीज हैं तो मैं इसको भी वही राइट मिलना चाहिए, तभी मैं 8,000 में नहीं खरीदूंगा, जो इसका प्राइस है मैं उसी को खरीदूंगा। दैट मीन्स डोंट गिव डिस्काउंट्स टू सर्टन स्टूडेंट्स की बेटा तू इतना मत पढ़, तू ये छोड़ दे, तो केवल डोंट गिव डिस्काउंट्स। अगर एट पार लाना है तो उनको समझा के उसी लेवल पे लाना है, उनको एक अलग कैटेगरी नहीं क्रिएट कर देनी कि ये वीक स्टूडेंट्स की कैटेगरी है तो इसमें ऐसे पढ़ेंगे ये लोग। हाँ, प्रोसेस ये है कि अगर अभी वो वहां पे है कितना उठ सकता है, तो अगर वो 10% 20% भी उठेगा तो एटलीस्ट वो उसका डिग्निफाई तरीके से उठेगा, रात दिन के डिस्काउंट देके और इसके नाम मार्क्स कम कर, इसके वो करा दिया, तुम्हारा कंपटीशन यहाँ पे कर देते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं इसको लूंगा विद जैसे सबको लिया था वैसे ही। तो एक एनईपी का पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट, इंक्लूसिव। तो अब पहले होता ना कि ये स्पेशल स्कूल में जाएगा, ये गवर्नमेंट कह रही है सब खत्म करो स्पेशल, क्योंकि होगा क्या, आपने पढ़ा लिया स्पेशल स्कूल में, क्या नौकरी करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट होते हैं? तो वो काम कहाँ कर रहा है जब बाकी 35 बच्चे जानते ही नहीं है कि ये 5 बच्चे कैसे हैं और उनके साथ, तो वो वही होता है ना कि उनके साथ डिस्पैरिटी होती है फिर वहाँ, क्योंकि जब क्लासरूम में कनेक्ट नहीं बना तो बाद में क्या बनेगा कनेक्ट। कोई लंगड़ा के चल रहा है तो उनके लिए अजीब है वो, क्योंकि क्लासरूम में उनको अलग रखा गया। कोई डिसलेक्सिया वाला है उसको हमने अलग रखा हुआ है, तो जब जितना अलग रखेंगे तो बाद में भी अलग ही रहेंगे। सो इंक्लूसिव मीन्स सबको साथ में लेके चलना है, प्लेटफॉर्म एक देना है, और ताकि वो, दैट इज व्हाट एम्पैथी इज ऑल अबाउट। सो डज नॉट क्रिएट डिवाइड और गैप बिटवीन, कि उस गैप को हम और बड़ा कर दें और हमने बना दिया ये ब्रिलियंट। सो आई थिंक एवरीवन इज ब्रिलियंट अनटिल अनलेस उसकी हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए। जब तक कुछ की डिस्कवर हो गई तो वो बहुत हाईफाई हो गए, कुछ का देर से होगा, राइट, किसी खास तरीके से होगा, किसी खास सब्जेक्ट में होगा, शायद अभी तक नहीं हो पाया। सो एवरीबॉडी इज हैविंग कैपेबिलिटीज, सो दैट इज द एम्पैथी इज ऑल अबाउट कीपिंग similar kind of eye on all the students rather than creating ये favorites. Nobody is favorite. Don't create favorites in the classroom. और this is my thing कि अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे सेशन में कोई फेवरेट नहीं हो सकता ये मेरे फेवरेट है। I believe all are equal. चाहे एक्सपीरियंस किसी का 15 साल हो, किसी का 5 साल हो, I will treat equal. क्योंकि वहाँ पे आप किसी को चॉइस नहीं देना चाहते हैं। नाउ द दिस इज द डिफरेंस, हमने बात करी एजुकेटर वर्सेस टीचर। नाउ इफ यू सी दीज 4 पिक्चर्स, इसमें से अगर आप बाय प्रोफेशन बात करें तो इज ओनली 1 टीचर बाय प्रोफेशन, रेस्ट 3 जो है वो टीचर्स नहीं थे, राइट। सो ओनली टीचर वॉज राधा कृष्ण, राइट, जो फिलोसफी के टीचर थे, प्रोफेसर थे। ये 3 जो शख्स थे ये टीचर नहीं थे, लेकिन ये एजुकेटर कहलाए जा सकते, क्योंकि इन्होंने ट्रेंड सेट करा, इन्होंने सोसाइटी को ऐसा पाथ दिखाया। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। नाम और भी हो सकते हैं पीछे इतिहास में, लेकिन प्रेरणा आज अगर लोग लेते हैं, बच्चे खासकर, तो एपीजे अब्दुल कलाम से, राइट। आज हम एनईपी की बात कर रहे हैं 2024 में। आप सोचिए शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, अगर आप उसके बारे में पढ़ें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, आज से 100-125 साल पहले, तो वो एनईपी था एक्चुअली। कोई सितार सीख रहा है, वो पेड़ के नीचे बैठ के साइंस भी पढ़ रहा है, वो फिलोसफी भी पढ़ रहा है, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स। तो दैट वाज एनईपी। वो ट्रेंड सेटर थी यूनिवर्सिटी, जिसमें एक प्राइड की बात होती थी, आप शांति निकेतन से पढ़े हुए, राइट। एंड दिस इज, अगर आप फिलोसफी की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, फेथ की बात करते हैं, तो इनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। लेकिन ये टीचर नहीं थे 3 लोग, एजुकेटर्स, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट करा कि आज इनके ऊपर रिसर्च हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं इनको, इनके किताबें पढ़ रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। सो आई थिंक इफ यू आर एबल टू इंस्पायर, यू आर एजुकेटर।
If you are just doing your duty, you are a teacher, engineer, doctor, like any other profession. अगर इंस्पिरेशन आ गया कि हाँ अगर मुझे टीचर बनना तो ऐसे बनना है, now this is आपने लेवल क्रॉस कर लिया. So this is about the real educator and NEP, the modern education अभी जो हो रही है वो इंस्पिरेशन की बात हो रही है. अब आपको इंस्पायर करने की जरूरत है. आजकल लोगों में स्पार्क की कमी है, उनको सही दिशा दिखाने की बात है. आज के समय में बहुत चीजें ऊपर चली गई हैं. अब आप सोचिए साइंस पीछे आ गई है. जो 9-10 था वो अभी 6-7-8 में आ गया. जो 11-12 हम पढ़ते थे वो 9-10 में पढ़ रहे हैं बच्चे, राइट. सिलेबस पीछे आ गया है और बच्चे पढ़ रहे हैं मजे से. सो देयर इज नो लैक ऑफ IQ. अभी इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, EQ की कमी है. बिहेवियर खराब हो गया है, जवाब गलत दे रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, रैश बिहेवियर हो गया है. सो EQ पे अगर आप मैनेज कर लें तो IQ कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो डॉक्टर बने लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने लेकिन वो ऐसा इंजीनियर ना बने कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे घर बड़ा बनाना है तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, राइट. मैं पुल भी गिरा दूंगा या पुल, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. जब फर्क नहीं पड़ता है आ गया तो फिर मीन्स एम्पैथी है ही नहीं आपकी. मेरा काम बनना चाहिए, बाकी बने ना बने किसी में. सो यू शुड नॉट inculcate these kind of things. And thank you so much for your time and patience. और आपने जो समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं उम्मीद करता हूँ कि, और सबसे बड़ा एक और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा रोहित, मतलब मैकमिलन जी का, रोहित यादव जी का, क्योंकि ये सब कुछ हमने जो परिचर्चा करी, इसके पीछे जो नोबल कॉज जिसके लिए काम कर रहे हैं वो मैकमिलन एजुकेशन है. और केवल वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो उसको उन्होंने परिवर्तित कर दिया है. अगर उनकी बुक्स की बात करें तो वो सारी अलाइन हो चुकी हैं NEP के हिसाब से, एक्टिविटी बेस्ड, खासकर जो प्राइमरी लेवल पे या जूनियर लेवल पे साइंस और इंग्लिश या कोई भी किताब उठा के देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड है, ताकि जो बच्चे केवल पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, वो कुछ करना चाह रहे हैं, जो हैंड्स ऑन जिसे कहते हैं नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ऑब्जेक्टिव इज कि हम उन चीज़ों को अलाइन करें, वो एक्टिविटी करा दें अगर, तो बच्चों का इंटरेस्ट आ जाता है. रादर की डेफिनेशन याद कर लो और रट लो. और सो इट इज मोर ऑफ, सो आई थिंक मैकमिलन इज डूइंग हिज पार्ट in this, and I must say that is a great work behind the scene, and that is why they can empower the teachers in a more better manner. So thank you so much, and all of you, and I must say thank you for your time and patience, and I hope, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें होंगी जिसको आप टेक अवे की तरह ले सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो एक्शनेबल होगी. मैंने कोशिश करी कि उनको आप एक आध चीज़ भी अगर एक्शन में आ जाए, so we can turn around certain things. और जो हमारे चैलेंज चुनौतियाँ हैं उनको हम, चाहे वो एम्पैथी हो, चाहे वो मल्टीपल इंटेलिजेंस हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान हो, वो सब पे जाए हमारा, ताकि हम चीज़ों को चेंज कर पाएँ. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच.